रेबिश। हमने देखा कल किस प्रकार से दमयंती को एक ब्राह्मण परनाद ने आकर के राजा नल के बारे में या बाहुक के बारे में, जो भी ऋतुपर्ण के यहाँ पर एक घोड़े संभालने वाले व्यक्ति के रूप में रह रहे थे, उनके रिप्लाई के बारे में बताया। जैसे ही दमयंती ने ये सुना, दमयंती अपने माँ के पास गई और उनसे कहा कि अगर आप मेरा सही में भला चाहते हो तो मैं एक योजना बनाऊंगी अपने पति नल को वापस लाने के लिए, आपको मुझे उसमें सहायता करनी पड़ी। अभी आप मेरे पिता से कुछ मत कहिए, मैं केवल ये चाहती हूँ कि जिस ब्राह्मण सुदेव ने मुझे यहाँ करके चेदी राज्य के यहाँ से बचाया था, मैं उसको इस सेवा के लिए नियुक्त करना चाहती हूँ। दमयंती की माँ ने उस समय स्वीकृति दी। दमयंती परनाद के पास गई, उन्हें बहुत धन दिया, उनकी बहुत अच्छे से सेवा की, उन्हें स्वयं के हाथों से अन्न भोजन पका करके खिलाया। पूरी तरह से संतुष्ट होकर के उन्हें कहा कि आपने मेरे जीवन में मुझे जो ऐश्वर्य वापस दिया है, मैं आपकी कभी भी आई कैनॉट रीपे यू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जब मैं अपने पति नल से मिलूंगी, मैं आपको फिर से एक बार और गौरवान्वित करूंगी और आपको और ज़्यादा धन दौलत दूंगी। ऐसा कह करके दमयंती ने परनाद को संतुष्ट करके विदा किया। यहाँ पर सुदेव को दमयंती ने कहा, ध्यान से सुनिए कि आपको अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ जाकर के क्या मैसेज देना है। उनको मैसेज देना है कि राजा भीम, विदर्भ के राजा ने सारे राजाओं को फिर से बुलाया है, क्योंकि दमयंती कल ही अपना स्वयंवर करने वाली है। अभी उसे पता नहीं है नल कहाँ है, इसीलिए वो अपना फिर से स्वयंवर करेगी। उसने सारे एलिजिबल क्षत्रिय किंग्स, क्षत्रिय राजाओं को बुलाया है, इसलिए आपके भी यहाँ आकर के मेरा कर्तव्य है कि उनके मैसेज को पहुँचाना। कल सुबह ही स्वयंवर होगा, तो आप पहुँच जाइए। ऐसा कह करके दमयंती ने कहा, इतना ही बोलना, इससे ज़्यादा कुछ मत बोलना और वापस निकल आना। जैसे ही सुदेव अयोध्या के राजा के पास पहुँचे, उन्होंने यही ठीक वृत्तांत बताया कि कल ही दमयंती का स्वयंवर होने वाला है और आप सबको विदर्भ राजा भीम ने बुलाया है। तो जैसे ही ये सुना, ऋतुपर्ण ने बाहुक को बुलाया। उनके सारथी थे, मुख्य सारथी थे। बाहुक से ऋतुपर्ण ने कहा कि दमयंती, जो कि राजा भीम की बेटी है, विदर्भ कन्या है, वो अपना एक कल स्वयंवर रखने वाली है, तो इसीलिए हमें कल सुबह सुबह तक वहां पहुंचना होगा। कैसे पहुंचना, ये आपकी जिम्मेदारी। यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। हम आज ही निकलेंगे, अभी निकलेंगे, कल सुबह से पहले हमको विदर्भ पहुंचना है। जैसे ही ये बात नल ने सुनी, नल का हृदय जैसे नीचे बैठ गया। नल सोचने लगी, ये क्या कर रही है दमयंती। दमयंती मेरी पत्नी है, माना कि मैंने उसे बहुत दुख दिए हैं, मैंने उसे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया था, लेकिन क्या वो ये भूल गई कि वो विवाहित है। केवल हम विवाहित नहीं है, हमारे 2 जुड़वा बच्चे भी हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। क्या उन्हें भी दमयंती भूल गई। ऐसे कैसे दमयंती एक और स्वयंवर रख सकती है। और अगर मैंने सर्कमस्टेंशियली, देश काल पात्र के हिसाब से दमयंती को छोड़ भी दिया होगा, तो क्या ये दमयंती के लिए उपयुक्त है कि वो फिर से अपना जीवन बसाने के लिए अपने बच्चों के पिता को कहीं पर भी छोड़ दे और नए स्वयंवर को रचाए। ये क्या बात हो रही है। निश्चित रूप से दमयंती का मेरे ऊपर रोष है, या फिर दमयंती चाहती है कि कोई उसे अच्छे से देखभाल करने वाला मिले। बट इन एनी केस उसे स्वयंवर थोड़ी ना आयोजित करना चाहिए। अब मांजरा क्या है ये देखने के लिए मुझे स्वयं विदर्भ जाना ही होगा। तो अब महाराज ऋतुपर्ण बुला ही रहे, मैं जाऊंगा। तुरंत नल गए और स्तबल से उन्होंने 4 बहुत ही उम्दा सिंध प्रांत के घोड़े चूज किए। ये घोड़े बहुत ही दिखने में बहुत ही ढीले ढाले कमजोर जैसे थे,
लेकिन नल जो एक बहुत ही परफेक्ट अश्वपाल थे, वो जानते थे कि उम्दा घोड़े की पहचान कैसे होती है। उन्होंने देखा कि इन घोड़ों के शरीर के ऊपर कुछ ऑस्पिशियस साइंस, कुछ सौभाग्यशाली चिन्ह हैं, और उनको देख करके उन्होंने रखा। वो घोड़े दिखाने के लिए वो महाराज ऋतुपर्ण के पास गए। ऋतुपर्ण ने जब घोड़े देखे तो वो बाहुक का मजाक उड़ाने लगे कि अरे बाहुक, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अच्छी उम्दा घोड़े कैसे होने चाहिए? ये चार तो ऐसे लग रहे हैं जैसे जिंदगी में उन्होंने कभी कुछ खाया ही नहीं है, और ये क्या सुबह से शाम तक हमें विदर्भ पहुंच जाएंगे, या शाम से रात तक कल सुबह तक हमें विदर्भ पहुंच जाएंगे। क्या आप अपनी वस्तु स्थिति में हो? आर यू सेन? बाहुक ने कहा, राजा, ये सिंधी घोड़े हैं, ये दिखते कमजोर हैं लेकिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और प्लस इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि ये आपको पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, देखिए, उनके सर के ऊपर एक बालों का घुंघराला समूह है, उनके दोनों कानों के ऊपर यहाँ पर दो दो घुंघराले बालों के समूह हैं, छाती पर हैं, पेट पर हैं, पीठ पर हैं, पिछवाड़े पर भी है। ऐसे हरेक अश्व के ऊपर 12 घुंघराले बालों का समूह है, विच इज अ वेरी ऑस्पिशियस थिंग। जब ये सुना तो उस समय ऋतुपर्ण ने कहा, आप निश्चित रूप से अश्वों की देखरेख में बहुत ही उत्तम हो। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, आप मुझे लेकर के चलिए, हम जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है यहाँ से निकले के। ऐसा कह के करके पूरी तरह से ऋतुपर्ण की स्वीकृति प्राप्त करके अश्वपति फिर अस्तबल में गए, और उन्होंने चारों घोड़ों को अच्छे से रथ से जोता, पूरी तरह से उन्हें ग्रूम किया, अच्छे से खिलाया पिलाया, और ऋतुपर्ण के पास रथ को जोत करके चले गए। जैसे ही ऋतुपर्ण रथ के ऊपर बैठे और उनके दूसरे सारथी वार्ष्णेय बैठे, वैसे ही ये घोड़े अपने घुटनों के बल बैठ गए। अब महाराज ऋतुपर्ण कहने लगे, अरे ये क्या हो रहा है? तो बाहुक ने बहुत अच्छे से बहला फुसला करके, उनको सहला करके, अच्छे से मीठे बोल बोल करके उन चारों को खड़ा किया, एंड द लेफ्ट फॉर भीष्मक्स किंगडम इन विदर्भ। आगे क्या होगा हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। रे अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा